अमेय नमस्कार. जागतिक साळी फाउंडेशनच्या वतीने अमेय तरवटे मी तुमचं विजय वक्ते खूप खूप स्वागत करतो. सोबत आज आपल्याला जे आपल्याला आज लोकेश शर्मा जे गायडन्स करणार आहेत बँकिंगच्या संदर्भामध्ये, बँकेच्या सर्व्हिस मध्ये कशा प्रकारे प्रवेश करावा, त्याचा अभ्यास कसा करावा, त्याचं टायमिंग कसं असावं, त्याचं शेड्यूल्ड कसं असावं, याच्या संदर्भामध्ये जे आज आपल्याला लोकेश शर्मा आणि तुम्ही दोघेही गायडन्स करणार आहात, त्यासाठी मनपूर्वक जागतिक साळी फाउंडेशनच्या वतीनं मी विजय वक्ते आपलं सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि लोकेश शर्मांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. लोकेश शर्मा सर. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हमें बोलना चाहेंगे, आप पहले स्टार्ट कर दीजिए. सर्वांना नमस्कार. जय जेवेश्वर. आपल्या साळी समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सर्वांचे स्वागत आहे. विजय वक्ते साहेबांना धन्यवाद. मार्गदर्शन आहे. आपला आवाज फार कमी येतोय, आपला. आज आपल्याला लोकेश शर्मा सर आपल्या सोबत आहेत. लोकेश शर्मा सर एसबीआय पीओ ऑफिसर आहेत. ते डायरेक्टर सुद्धा आहेत आपल्या अकॅडमी मध्ये. ते मार्गदर्शन करतील. सर मार्गदर्शन करतील. लोकेश सर आप स्टार्ट कर सकते हैं. हेलो. हाँ, आवाज तुमचा येत नाही हमें. हाँ लोकेश सर आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है नमस्कार. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. यस सर. नमस्कार सभी दोस्तों. मेरा नाम थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द थिंग्स जिसके लिए आज हम गैदर हुए हैं. मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं खुद एक बैंक में स्टेट बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका हूँ और उसमें तकरीबन मैं 2 साल स्टेट बैंक में था. उसके बाद मैंने छोड़ के अपना एक कोचिंग स्टार्ट किया था एप्टी एकेडमी के नाम से इन पुणे. अभी कॉन्स्टेंटली 4 इयर्स हो चुके हैं हमें इसको स्टार्ट किए हुए और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है. और हमारे पूना में टोटल 3 ब्रांचेज है अभी इन 4 सालों में और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करवाया है. इस साल भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जामिनेशन सेक्टर. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग का, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि बैंक में जॉब कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है. जब भी बैंक जॉब की बात आती है बहुतों को लगता है कि ये डायरेक्ट केवल बीकॉम स्टूडेंट या फिर कॉमर्स स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है. तो बहुत बार लोगों को वे नहीं पता है और जो खुद कॉमर्स में पढ़ते हैं उनको भी ये तरीका नहीं पता है कि इसमें एंटर कैसे करना है. तो कैसा है, ये जो एग्जाम्स है, जो पीएसयू एग्जाम्स, पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एग्जाम होते हैं, ये प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होते हैं. जिस तरह से यूपीएससी एक बड़ा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के क्लास 1 ऑफिसर को रिक्रूट करने का काम करता है, वैसा ही एसएससी एक और रिक्रूटमेंट एजेंसी है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए क्लास 2 एंड क्लास 3 ऑफिसर को रिक्रूट करने का काम करता है. साथ ही असिस्टेंट और उसके सबऑर्डिनेट्स रिक्रूट करने का काम करता है. दैट इज कॉल्ड आईबीपीएस. आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन बाकीच्या लोकांनी आपले माईक बंद ठेवले तर फार बरं होईल. बाकीच्या लोकांनी प्लीज. यस सर. तो बाकी के जो ये जो बैंकिंग का सेक्टर है इसके लिए जो रिक्रूटमेंट करवाया जाता है ये आईबीपीएस के थ्रू करवाया जाता है. तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है. इसके लिए जिस तरह से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे और उसमें जो भी प्रतिभागी है उनको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है. सिर्फ ग्रेजुएशन ही अकेला क्राइटेरिया है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पेसिफिक इंजीनियरिंग बीकॉम लगेगा या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने चाहिए. जी नहीं. अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हैं. तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है. इवन आपने अगर प्राइवेट भी अगर आपने किसी क्या बोलते हैं जिसको जो ये ओपन यूनिवर्सिटीज होती है जैसे इग्नू हो गया, काफी सारी ओपन यूनिवर्सिटी, अगर वहां से भी ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इन पोस्ट के लिए 100% एलिजिबल हैं. इनके अंदर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है. इसमें परसेंटेज तक का क्राइटेरिया नहीं है.
जो एसबीआई की रिक्रूटमेंट होती है एवरी ईयर, साल में मतलब जो होती है 2 बार होती है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए होती है और एक क्लरिकल पोस्ट के लिए होती है। इसके अलावा आईबीपीएस अदर गवर्नमेंट सेक्टर जो बैंक होते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, इन सभी बैंक्स के लिए एक कॉमन रिटन एग्जाम रखा जाता है जिसका नाम है आईबीपीएस। आईबीपीएस के अंदर में भी ये 2 एग्जाम एवरी ईयर होते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल। इन चारों एग्जाम के लिए कम से कम ऑल इंडिया अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो तकरीबन जो रिक्रूटमेंट निकलता है, अगर हम चारों इस एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट एड ऑन कर देते हैं तो एवरी ईयर देयर अबाउट 30,000 रिक्रूटमेंट एवरी ईयर। तो ये बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट होता है और एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ होता है। जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से तैयारी करते हैं उनको सिलेक्शन मिलता है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो बोलते हैं बैकडोर एंट्री सॉर्ट ऑफ, जो हम सुना करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट जॉब भी लगता है, तो वैसे कोई भी चीज इस रिक्रूटमेंट के साथ नहीं है। आईबीपीएस रिक्रूटमेंट करते हुए तकरीबन 10 साल होने को आ गए। 2011 में शुरू हुआ था। पहली बार आईबीपीएस जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो 2011 में किया गया था और उस 2011 से लेकर 2020 तक रेगुलर ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। और आज के डेट में आईबीपीएस के रिक्रूटमेंट एजेंसी काफी सारे, जैसे महाराष्ट्र का जो बोर्ड है एमएससीबी का रिक्रूटमेंट भी आज के डेट में आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। तो इतनी शानदार और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस वो लेके आए हैं। और अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये होती है पीओ लेवल पे या क्लरिकल लेवल पे आपका जॉब 100% सिक्योर रहता है। पीएसयू आर वर्क अंडर द आईबीए। आईबीए इज द इंटरनेशनल बैंकिंग इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसके अंडर में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको 100% जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। तो जॉब सिक्योरिटी आज के डेट में, अभी देखिए कोरोना का काल में आप लोगों को समझ में आया होगा कि जॉब सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे कई जगहों पे सैलरी कट किए गए हैं, एम्प्लॉय कट किए गए हैं, कई जगहों पे बिना किसी नोटिस के एम्प्लॉयज को हटाया गया है। उस काल में घर बैठे आप लोगों को बैंकिंग के जो सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी तकलीफ होगी उन्होंने प्रॉपर काम किया और एक बंदे की सैलरी कट नहीं की बैंकिंग में। बैंक के लोगों को ये डर लगता है गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर रही है, ये कर रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफी जब बैंक में एंटर कर रहे हैं बच्चे, उनके दिमाग में ये चीज बहुत ये कि गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइज करने होता है। ठीक है, ये चीज लोगों को क्लियर रखनी होती है माइंड में। तो ये मैं आज ही क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली 3-4 सेमिनार अटेंड किए हैं, वेबिनार किए हैं हमने। उसमें जो यही कंसर्न था कि अगर हम इसमें एंटर करते, अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता भी है, प्राइवेट होना और प्राइवेटाइज होने में फर्क होता है। इसमें प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस गवर्नमेंट यूज कर रहा है, ये अपने सिर्फ कुछ स्टेक ये जो शेयर होते हैं वो बेच रहे हैं, दैट्स इट। इसके अंदर गवर्नमेंट अपनी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज रहेंगे। अगर आप सेलेक्ट भी होते हैं और अगर आपका बैंक बाद में प्राइवेटाइज भी हो जाता है, तब भी आपकी जॉब के ऊपर कोई भी खतरा या फिर किसी भी तरह का आपको रिस्क नहीं है। तो ये चीज एकदम क्लियर करिएगा। काफी सारे बच्चों का ये डाउट है। अभी मैंने रिसेंटली 3 या 4 बड़े वेबिनार अटेंड किए, सब में कॉमन जो कांस्टेंट डाउट था वो यही था, प्राइवेटाइजेशन। तो मैं पहले ही ये चीज क्लियर नहीं है, अगर आगे चल के बैंक प्राइवेटाइज भी होते हैं, प्राइवेटाइज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है, उनके जो प्रॉफिट जो लॉस हो रहे हैं बैंक के, उसको मिनिमाइज करवाना है, दैट्स इट। और कुछ भी इसका वो अलग पर्पज नहीं है। तो उसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेट उनका स्टेट गवर्नमेंट का बन जाएगा, बस इतना फर्क आएगा, लेकिन उससे आपकी जॉब के ऊपर कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये एक चीज एकदम क्लियर रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि इसके लिए एंट्री कैसे की जाती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाती है, उसके ऊपर हम करते हैं। देखिए, इसके लिए तैयारी करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन दिस। इसके जो रिटन एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस भी फिक्स है। अभी पिछले 10 सालों से सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं कोई नया सब्जेक्ट आया है, नहीं कोई नया सब्जेक्ट निकाला गया। जो होता है इसमें मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, दूसरा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग जिसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं हम, तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और चौथा सब्जेक्ट जो होता है करंट अफेयर्स, यानी थोड़ा बैंकिंग के बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज इतनी डेप्थ में नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की वो वाली नॉलेज नहीं, सिर्फ बैंकिंग में क्या हो रहा है आज की डेट में, क्या चीजें चाहिए, करंट अफेयर जिसको प्योर करंट अफेयर, पिछले 4 या 5 महीने की न्यूज आपको पढ़नी है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं मात्र, और एकदम जनरल एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे नहीं होते हैं। अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली 6 या 7 महीने की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अटेन कर सकते हैं।
आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जांपल अमय का देना चाहूंगा। अमय भी मेरा स्टूडेंट रहा है, वो मुझसे पढ़ा है 2016-15 से वो मेरा स्टूडेंट था। एंड उसने तकरीबन उसके फैमिली इश्यूज वगैरह सबको देखते हुए ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर 3 इयर्स, कॉन्स्टेंटली 3 ईयर उसने दिए एंड 2018 में ही गॉट सेलेक्टेड। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज वो यूनियन बैंक में ऑफिसर है, एज अ ऑफिसर काम कर रहा है एंड ही इज वेरी सिक्योर्ड, क्योंकि कोरोना में भी उनकी जो सैलरी वगैरह है प्रॉपर रही है, मेरी उनसे हमेशा बात रही है, किसी भी तरह का जॉब में तकलीफ नहीं गया है। तो ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट बैंक्स आज की डेट में प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो ये तैयारी बस कंसिस्टेंट अगर आप हैं, और इसके लिए पढ़ाई में बहुत तेज होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं भी अगर बैंक में सेलेक्ट रहा हूं तो मेरा भी कोई ऐसा एकेडमिक नहीं है कि मैं बहुत तेज रहा हूं या मैं कहीं पे गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। मैं आज पढ़ा भी रहा हूं तो मैंने मेहनत किया उस सब्जेक्ट के ऊपर, और ये सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं थोड़े समय के लिए भी मेहनत। अगर आप बाकीच्यांनी जरा मोबाईल बंद करा ना, विलास बुरकुले मोबाईल बंद करा ना प्लीज, हात जोडतो मी आपले। ठीक है, तो अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वैकेंसी कब आती है, किस तरह से आती है। तो जो लोग नए हैं अभी जुड़ रहे हैं, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं, मैं बता देता हूं। अभी फिलहाल आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट ऑन है। इसकी लास्ट डेट 26 अगस्त है। आप आराम से इसको जाके आईबीपीएस की वेबसाइट पे, ऑथेंटिक वेबसाइट है ibps.in, वहां जाके पूरा रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, या फिर आप कहीं गूगल पे भी सर्च डालेंगे आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन सामने दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल उसका रिक्रूटमेंट आउट है और तकरीबन 1500 वैकेंसी अभी उन्होंने निकाली है। कोरोना के अंदर काफी सारे लोग कह रहे थे कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, वी आर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक स्लो डाउन, बट स्टिल केवल बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने कंटिन्यूअसली 2 या 3 रिक्रूटमेंट निकाले हैं। लास्ट मंथ आईबीपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट आया था, जिसके अंदर ऑल इंडिया लेवल पे तकरीबन 6000 वैकेंसी निकली थी, 6000 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट था। इसके साथ ही कोरोना में आईबीपीएस पीओ ने भी तकरीबन 1500 वैकेंसी निकाली है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिक्रूटमेंट है, वो भी स्पेशली कोरोना काल में। और इसका एग्जाम आफ्टर जब भी सॉर्ट हो जाएंगी चीजें, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशंस, उनको मैं एक आइडिया देना चाहूंगा कि यू कैन स्टार्ट विद दिस एग्जाम। ओके, और इसका कोई तैयारी बहुत लेंदी नहीं है। जिस तरह से आप सुनते हैं यूपीएससी की तैयारी में कई साल लग जाते हैं पढ़ने में, इसको सीखने में, सेम विद एमपीएससी के साथ होता है। बैंकिंग का सीन वैसा नहीं है। बैंकिंग में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है, इसका सिलेबस या जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बदलता नहीं है। तो अगर आपने 1 साल तैयारी की, अगर बाई चांस कोई सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो अगले साल देयर इज ऑलवेज अ चांस, हमेशा एक चांस रहता है कि शायद आप अगले साल क्लियर कर जाएंगे अपनी चीजों को, क्योंकि वही रिपीटेटिव चीजें बार बार पढ़नी है और यही सक्सेस का मंत्र है इसके अंदर। जैसे यूपीएससी के अंदर कैसा होता है, हर साल पेपर का पैटर्न बदल जाता है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है वो गारंटी से नहीं बोल सकता मैं 3rd साल सेलेक्ट हो जाऊंगा, कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता। एमपीएससी में भी सेम सीन होता है, बच्चों को 6-6 साल 5-5 साल लग जाते हैं कई बार, और सिलेक्शन की गारंटी वो नहीं देते। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप कंसिस्टेंट है ना, चाहे 2 साल लगे, चाहे 2.5 साल लगे, चाहे 1 साल लगे, सिलेक्शन होता ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का देखा जो पढ़ाई में बहुत वीक रहे हैं, बट उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट किया है, मेहनत की है और एक ही गोल को टारगेट किया एंड दे गॉट सक्सीडेड। इस साल मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उसका नाम जो है प्रणव कांबले है। वो सांगली के एक छोटे से विलेज पोर्शन से आते थे और उसके फादर जो थे फार्मर थे, और उसके मतलब पूरा रूरल बैकग्राउंड से वो आता था। और 2017 में वो हमारी कोचिंग आके ज्वाइन किया था डायरेक्ट फ्रॉम सांगली। ठीक है, उसने मेरा एक सेमिनार अटेंड किया था और उसके बाद डायरेक्ट सांगली से आके तकरीबन उसने 3 साल मेहनत की। और वो बंदा ऐसा था, उसको हिंदी बोलना भी नहीं आता था, इंग्लिश तो दूर की बात है, वो प्रॉपर रूरल बैकग्राउंड से था। और उसका जो एकेडमिक्स था वो भी कोई एक्सेलेंट नहीं था, उसके जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज थे वो 45% थे। 45% से पास हुआ बंदा था और इतना शाय था, वो बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन उसने 3 साल कड़ी मेहनत की है और इस साल वो एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हो गया है। उसका इकलौता एग्जाम जो निकला इन 3 सालों में, इकलौता एग्जाम निकाला उसने एसबीआई पीओ। तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जब उसका फाइनल रिजल्ट आया था, इवन मुझे तक बिलीव नहीं हुआ था कि इसका एसबीआई पीओ निकला कैसे, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर 100 में से, मतलब उसको एक टाइम ऐसा होता था 100 का एग्जाम होता है तो उसको 30-35 मार्क्स भी नहीं आते थे, जबकि एसबीआई का कट ऑफ 73 गया था इस साल का, बट स्टिल ही गॉट सेलेक्टेड इन दैट। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, कंसिस्टेंसी वर्क करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, अब बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बैंकिंग और एसएससी, एक एसएससी के बारे में भी बताना चाहूंगा। सिंस एसएससी का जो महाराष्ट्र के अंदर जो अवेयरनेस है वो बहुत थोड़ा है,
जनरली लोगों को लगता है एसएससी की तैयारी करनी है तो हमें दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट बने बच्चों से ही हैं। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम ये है कि एसएससी के लिए तैयारी करने के लिए या डेडिकेशन जो रिक्वायर्ड है या जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, वो लोगों की तरफ से मिलती नहीं है। एसएससी का एक ड्रॉबैक बस ये रहता है कि इसका एग्जाम है ना थोड़ा-सा करप्ट है, इसकी वजह से लंबा खिंच जाता है कई-कई बार, री एग्जाम और इस चक्करों में फँस जाता है। लेकिन जो बच्चे इसको छोड़ते नहीं है, इसके अंदर पोस्ट बहुत जबरदस्त आती हैं। एसएससी के अंदर जो पोस्ट कवर करती हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो है इनकम टैक्स ऑफिसर के जो भी इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, कस्टम इंस्पेक्टर्स, आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये सारी पोस्ट एसएससी के अंडर में आती है। तो बहुत बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं, इवन रेलवे मिनिस्ट्री के या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरीट होते हैं, वो भी एसएससी के जरिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो बहुत बड़े-बड़े पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसका भी रिक्रूटमेंट बढ़िया रहता है बहुत, लेकिन इसके लिए कट ऑफ वगैरह बहुत हाई रहती हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है बिकॉज थोड़ा सा प्रोसेस इसका लेंदी है, तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय इसमें लग जाता है। लेकिन फिर भी इसकी जॉब भी बहुत क्लासिक है, और जो बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, दे गॉट मतलब उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री का जॉब मिलता है। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू या एमपीएससी के थ्रू क्लास 1 नहीं बन पाते हैं, एसएससी उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि अगर एज अ क्लास 2 ऑफिसर भी जाते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, बट आफ्टर 10 ईयर 8 ईयर की सर्विस के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द क्लास 1 इंटरनल प्रमोशन। तो जो लोगों को यूपीएससी के थ्रू क्लास 1 बनने का सपना होता है, बट समहाउ वो क्रैक नहीं कर पाते हैं या वो पूरा नहीं हो पाता, तो एसएससी एक उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो काफी सारे बच्चे इसको भी टारगेट करते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, पहले बैंकिंग एग्जाम फोकस करो, एक पोस्ट निकाल के लो, उसके बाद एसएससी या यूपीएससी की तैयारी साथ में कर सकते हो। क्योंकि एक पोस्ट अगर आपके हाथ में होती है तो सिलेक्शन जो कॉन्फिडेंस होता है तैयारी करने का, वो एकदम 7वें आसमान पे होता है, और ऐसे बच्चों को सक्सेस भी जल्दी मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। अभी कोरोना काल में अभी हम जो कोचिंग चलाते हैं, अभी फिलहाल हमारे बैचेस अभी रुके हुए हैं ऑफलाइन के, बट फिर भी हम ऑनलाइन पूरी तरह से बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर मैं अभी अनअकैडमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी, आई होप सब लोगों ने नाम सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं वहां पे लाइव पढ़ाता हूँ बच्चों को, डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ पे पूना में घर बैठे ऑल इंडिया लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा प्लान है, तो वहां से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, ताकि बस बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और वो भी कम से कम रेट के ऊपर, यानी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। बैंकिंग एग्जाम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। जैसे यूपीएससी की आप फीस वगैरह देखते हैं, तैयारी करनी है तो तकरीबन 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख की कोर्स फी रहती है। बैंकिंग के लिए आपको अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, हार्डली 5 या 6 हजार रुपए में अच्छी से अच्छी कोचिंग मिल जाती है। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हो तो 25 से 30 हजार के अंदर अंदर आपको बढ़िया से बढ़िया कोचिंग मिल जाती है। तो इसके अलावा आपको कोई अलग से एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं होती है। तो एकदम जो हम लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन एक वरदान की तरह है, बून की तरह है। क्योंकि जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पढ़ाई आगे चल के छोड़नी पड़ती है, बट बैंकिंग में ये सीन नहीं है। मैंने बहुत देखा है जो बच्चे एकदम से जीरो बैकग्राउंड से उठ के तैयारी करते हैं और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस था, बट स्टिल बैंकिंग एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो लोगों को नहीं पता होते हैं बैंकिंग की तैयारी करते समय। तो आप इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना मतलब जो हम जुड़ सकते हैं, अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ गाइडेंस लेना होगा तो मैं विजय सर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर किसी को बात करना होगा कर सकते हो। आई एम ओपन फॉर एवरी स्टूडेंट। मैं गाइडेंस हमेशा करता रहता हूँ बच्चों को, अलग अलग सोर्सेज से हम लोग जुड़ते रहते हैं, तो ताकि आप लोगों को तरीके से चीजें समझ में आ सके। ठीक है? अभी बात करता हूं कि आप कैसे तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हैं तो तैयारी कैसे शुरू करनी है, किस तरह से आप अपने अपने रिलेटिव्स को, अगर आप खुद तैयारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी कोई ऐसे रिलेटिव है जो उस एज फैक्टर में है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई सेकंड ईयर के जब आप एंटर करते हैं ग्रेजुएशन के, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया थोड़ा सा मैं वो बताना चाहूंगा। तो मिनिमम जो एज होती है बैंकिंग की तैयारी शुरू करने की, वो होती है 20 साल, और जो मैक्सिमम एज रहती है वो रहती है 30 ईयर्स। यानी 20 से लेके 30 ईयर तक यू कैन प्रिपेयर। दिस इज फॉर ओपन कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, यानी यू कैन प्रिपेयर अप टू 33 ईयर्स। और SC ST कैटेगरी के अगर कोई रहते हैं तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा
इसमें छूट मिलता है, यानी 35 ईयर्स तक वो लोग इस बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, और बहुत आसान इसका प्रोसेस है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, और एनी स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर इट, एनी स्टूडेंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने स्टेट बैंक की जो एंट्रेंस दी थी जब मैं 29 ईयर का था, मतलब मेरी प्रिपरेशन का लास्ट ही ईयर था, फिर भी मैंने उसमें सिलेक्शन लिया और उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस। तो लेट अगर आपको पता भी लगता है तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। बहुतों को लगता है मैं पढ़ाई मेरी छूटे हुए 10 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकिंग का प्रिपरेशन इतना आसान है, अगर आप आसानी से, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपने माइंड बना रखा है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है, एनी हाउ आई हैव टू क्रैक दिस, तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आपके जो भी बच्चे हैं या फिर आपके कोई कजन है, अगर आपके कोई रिलेटिव है जो जिनको वाकई में इसमें करियर फॉर्म करना है, तो ये उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप उनको गाइड कर सकते हैं। करियर के जब आप सेकंड ईयर में एंटर होते हैं, जिनको लोगों का ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, सेकंड ईयर से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम। वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग होता है स्टार्ट करने का, क्योंकि 2 साल तक आपको तैयारी करने का और उस अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद यू कैन गिव द एग्जामिनेशन, और आपके पास सिलेक्शन के चांसेस बहुत बिल्ड हो जाते हैं। और आप जब ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करते हो ना, तो सिलेक्शन का प्रेशर नहीं होता है, इस वजह से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब तैयारी करने जाते हो तो आपके ईयर वेस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि आप उस समय पे ना तो पढ़ रहे होते हो ना ही जॉब कर रहे होते हो। तो उसका प्रेशर कई बार बिल्ड होता है हमारे दिमाग में कि मैं खाली बैठा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर वाले परेशान हैं, प्रेशर कर रहे हैं, जॉब करो नहीं तो कुछ और पढ़ो। तो ये चीज हो जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन करते समय इसकी तैयारी करते हो, सबसे परफेक्ट टाइमिंग होता है, सबसे परफेक्ट टाइमिंग। इसके अंदर तैयारी करने पे एक तो माइंड में प्रेशर नहीं होता है सिलेक्शन देने का, उनको पता होता है अभी 2 साल मेरा टाइमिंग है, मुझे अभी मैं एलिजिबिलिटी में नहीं हूँ, तो पूरा तैयारी पे ध्यान और फोकस लगाया जा सकता है। तो इस तरह से बैंकिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सैलरीज क्या रहती हैं, मतलब जो पे आउट रहते हैं वो कैसे रहते हैं। देखिए एसबीआई पीओ का जो सैलरी पैकेज होता है ना, वो ईयरली जो रहता है, फ्रेशर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका जो पर ईयर एनुअल सैलरी रहता है वो रहता है 15 लाख रुपए, 13 लाख से 15 लाख रुपए, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे पोस्टेड हो। अगर आप मुंबई में हो, मुंबई में सबसे हाईएस्ट होता है, मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में 15 लाख का पैकेज होता है। 15 लाख के अंदर, इसके अंदर सिक्योरिटी क्या क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपका सैलरी का कंपोनेंट। इसमें आपकी तकरीबन इन हैंड सैलरी जो बनती है 48,000 के करीब बनती है। ग्रॉस जो सैलरी होती है वो तकरीबन 59,000 की होती है आपकी। इसमें आपका एनपीएस डिडक्शन होता है और प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन होता है और कॉर्पोरेट टैक्स डिडक्शन, ये 3 डिडक्शन होते हैं। इसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है तकरीबन 49,000 होती है। और मैं गारंटी से बोलता हूं कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्राइवेट के अंदर भी जिसमें एंट्री करते ही आपको 49,000 की सैलरी मिलती है। एसबीआई इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो इतना हाई पैकेज देता है फ्रेशर्स तक, एक्सेप्ट ये यूपीएससी पार्ट हटा दीजिए, वो पार्ट अलग कर दीजिए, लेकिन अभी जो फिलहाल सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट बैंक्स रहा है वो एसबीआई रहा है। हाँ, काम भी अच्छा खासा है लेकिन पेमेंट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो सिक्योरिटी क्या देते हैं, इसमें आपको घर का जो रेंट होता है, जिस भी सिटी में आप पोस्टेड होते हैं वहां पे आपको हाउस रेंट वगैरह सब एसबीआई पे करती है, आपको कुछ पे नहीं करना है। इसके अलावा मंथली अलाउंसेस रहते हैं, तकरीबन आपको हर मंथ 7 से 8 हजार रुपए का मंथली अलाउंस मिलता है जो आपकी सैलरी के अलावा होता है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग इंसेंटिव स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है बैंकिंग में क्रॉस सेलिंग भी होती है, म्यूचुअल फंड से ये सब के जो इन्वेस्टमेंट आप करवाते हैं उसका इंसेंटिव भी बनता है। और लिटरली अगर आप प्रमोट होके प्रोबेशन के बाद कंफर्म हो जाते हैं, आज मेरे कई साथी है जो मेरे साथ एसबीआई में थे, आज वो प्रमोट होके ब्रांच मैनेजर बने हुए। लिटरली एक एक बंदे का जो इंसेंटिव पर मंथ होता है सैलरी से भी ज्यादा आता है, 60 70 हजार रुपए पर मंथ उनको इंसेंटिव्स आते हैं। तो इतना जबरदस्त पे आउट है दोस्तों। तो एसबीआई इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा जो अदर बैंक्स होते हैं उनका भी सैलरी थोड़ा एसबीआई से कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता है। अदर बैंक्स में जो इन हैंड सैलरी है वो तकरीबन 41 से 43,000 तक वेरी करती है। कौन सी जगह पे आप पोस्टेड है, कौन सी सिटी में आप पोस्टेड है, क्योंकि मेट्रो सिटी में थोड़े से अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से सैलरी वहां पे ज्यादा मिलती है। और जो क्लास सी ऑफ सिटी होती है, क्लास बी सिटीज होती है, उनमें थोड़ी सी सैलरी इन हैंड कम बनती है, लेकिन फिर भी वो पे आउट अच्छा देते हैं। 41,000 से 43,000 तक वेरी करता है। ओके, तो एज ए एंट्री लेवल पे स्केल काफी अच्छा है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज सोचते हैं, करियर बनाने की सोचते हैं, सबसे पहली चीज हम यही देखते हैं सैलरी कितना मिलता है, और ये ग्रोथ के पर्पस में आगे चलता चला जाता है। जैसे अगर आप मिनिमम ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, हर 2 साल बाद आपको प्रमोट होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
आप स्केल 2 बन सकते हैं, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5। स्केल 5 का जो पोस्ट होता है वो एजीएम कहलाता है, एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर मैनेजमेंट में एंटर कर जाते हैं, यानी विद इन 10 ईयर आप एजीएम बन के सीनियर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बैंकिंग में है, तो करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। व्हाइट कॉलर जॉब है, सिक्योरिटी तो है ही, उसके बाद समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। मैं खुद एसबीआई में 1.5-2 साल काम कर चुका हूँ, मैं पूना में काम कर चुका हूँ, पूना में पोस्टेड था मैं, इसके अलावा मैं नगर में पोस्टेड था, तो कुछ महीने मैंने नगर में भी काम किया था। तो बहुत ही रिस्पेक्ट रहती है, बहुत जबरदस्त रहता है, मजा आता है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सोशल एक स्टेटस क्रिएट होता है, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। इससे पहले मैं प्राइवेट में काम करता था 5 साल, मैं उसमें रीजनल मैनेजर था, आधा महाराष्ट्र मेरे अंडर में आता था, बट कोई मुझे जानता भी नहीं था। लेकिन मैंने सिर्फ 2 साल एसबीआई में काम किया है, उसकी वजह से इतने अच्छे रिलेशन या इतने अच्छे स्टेटस मिला है। तो ये फर्क होता है एक अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब में काम करने का। तो हर बैंक के साथ ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद एज ए क्लर्क अगर हम बात करते हैं, क्लर्क भी अगर आप एंट्री करते हैं तो क्लर्क का जो सैलरी पैकेज होता है, जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, वो मिनिमम 20 से 25 हजार के बीच में रोटेट करता है। हर बैंक टू बैंक वेरी करती है, लेकिन 20 से 25 हजार के बीच में रोटेट करता है। तो ये भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एज अ क्लर्क भी अगर आप एंटर करते हैं तो आज भी आपको पता है एज अ प्लेन ग्रेजुएट 20 से 25 हजार रुपए पाना पर मंथ कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, इसके लिए कंपटीशन अच्छा है दोस्तों, तो इतना आसान नहीं है, दिखता बड़ा अच्छा अच्छा है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मेहनत करते हैं उसको सिलेक्शन बहुत अच्छे से मिलता है। गाइड करने के लिए हम लोग अवेलेबल है, कैसे सेलेक्ट होना है, कैसा पढ़ना है, कितना समय लग सकता है, सारी चीजों के लिए हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, ठीक है। और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, 2012 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ। तो ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं क्लियर रही होंगी। अगर आप लोगों के यहां तक कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट रिलेटेड टू द सेम। जी विजय सर, डाउट्स पूछ सकते हैं ना? हाँ सर, आप पूरा लेक्चर हो जाने के बाद में डाउट करेंगे सर। ओके चलो ठीक है, लेक्चर के बाद ही करते हैं, ठीक है। पूरा तो लेक्चर हो देखिए, जाने के बाद हम डाउट सेशन ओके, रखेंगे। चलेगा चलेगा सर जी। तो देखिए ये बात अभी हमने की है, तो अभी तक आई होप बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को, अगर ना अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि देखिए ये थोड़ी सी ये चीजें ऐसी नहीं है। सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ओके, हाँ मैं बिल्कुल नहीं कोशिश कर सर। रहा हूँ कि पूरा एनर्जी लेवल बना रहे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखो नहीं सर, बहुत तेज हो जा आप, रही है। हम लोगों को फेसबुक लाइव पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं सर जी। ओके ओके सर जी, यस सर, यस बहुत सर, बढ़िया यस बात है सर। तो यस जो लोग भी जोर से देख पा रहे हैं, हमें देख सुन पा रहे हैं, मैं उन सब लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप लोगों को जुड़ना है, बने रहना है इस कंपटीशन में आज के डेट में, देखिए दोस्तों, देखो जॉब मिलना एक अलग चीज होती है और एक करियर फॉर्म करना एक अलग चीज होती है। जब मैं जॉब करता था फर्स्ट टाइम, जब मैं एक सेल्स कंपनी में जॉब करता था, तो वहां मेरे बॉस ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, उसके बाद मेरा दिमाग हिल गया था। एक चीज होती है, हम जब ग्रेजुएट कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में होता है अच्छे से अच्छा जॉब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज होती है करियर, जॉब और करियर में बहुत बड़ा फर्क है। हमें एक तरफ से लगता है दोनों चीजें सेम है, जॉब और करियर एक ही बात है, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जॉब और करियर दोनों बहुत बड़ी चीजें होती है, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। जॉब का मतलब ये होता है जो हम टेम्परेरी बेसिस पे अपने लिए सोचते हैं, जिससे हमारा समय निकल सके। अभी फॉर एग्जांपल मैं 22 साल का हूं या 30 साल 25 साल का हूं, 24 साल का हूं, तो मेरी जरूरतें नेसेसिटी उतनी लिमिटेड है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी जरूरतें रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, उस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो वहां पे जो थिंकिंग काम आती है वो ये होती है कि आपको एक करियर फॉर्म करना चाहिए। करियर के अंदर और जॉब के अंदर बेसिक फर्क यही होता है, करियर इज अ लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैंकिंग में जब एंटर करते हैं ना, तो हमारे को यही मिलता है कि यहाँ पे जॉब नहीं अच्छी, यहाँ पे एक बेहतरीन करियर आपके लिए है। यानी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ देंगे। अगर आप एसबीआई ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपना रिटायरमेंट एसबीआई के साथ प्लान कर सकते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, आप स्विच करते हैं, आपको पैकेज बढ़ाना होता है तो आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं। दीज आर कॉल्ड अ जॉब, इट इज नॉट अ करियर। एक स्टेबल करियर वो नहीं दे पाती है। यही प्रॉब्लम होती है विद द प्राइवेट थिंग एंड अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो लोग गवर्नमेंट की तरफ इसलिए हमेशा से इंक्लाइन रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक करियर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स यू अ करियर। ओके, तो गवर्नमेंट की तैयारी करने का एक बेहतरीन साधन, जैसा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया बैंकिंग के बारे में, एक बड़ा सेक्टर है, मैंने इसमें काम भी किया है, तो मैं 100% इसके अंदर बिलीव में और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि जाइए इस सेक्टर में काम करना है। देखिए इसमें कई लोगों को ऐसा भी फील होता है कि यहाँ पे ना, मतलब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का हमारे दिमाग में होता है कि हम अपने हिसाब से 10-11 बजे अपने ऑफिस जाएंगे, अपने हिसाब से घर आ जाएंगे। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग इज टोटली अ कॉर्पोरेट टाइप ऑफ वर्किंग। अगर आप बैंक में एक बार एंटर करेंगे 10 बजे और शाम को 7 बजे से पहले अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे, इतना वर्क है, इतना काम है।
तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो हम रिलैक्स हो गए हैं। जी नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, वहां पे परफॉर्मेंस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में, तो ध्यान में रखिए ये सारी चीजें माइंड मेकअप करके जाइए, क्योंकि बहुत बार मैंने ये भी देखा है, बहुत बार बच्चे एग्जाम आते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक में जब जाते हैं काम करना पड़ता है, उनको ऐसा लगता है यार मैं तो यार एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आया था जहां पे मुझे लिमिटेड काम मिलेगा, मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूंगा। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने बॉस के अंडर में काम करना होता है, प्रॉपर जैसे प्राइवेट का कल्चर होता है, लेकिन बस इसमें फर्क यही है कि आपकी सिक्योरिटी बनी हुई है, आपका एक करियर आपके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप वो समय निकाल लेते हो, अपनी परफॉर्मेंस देते हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड ग्रोथ। ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ के लिए किसी के लिए आपको ना मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जी हुजूरी या चमचागिरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अंडर परफॉर्मेंस दिखती हैं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, तो गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैंकिंग के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ग्रोथ पा सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दोस्तों। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अवेल कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा एसएससी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। स्टाफ सिलेक्शन के बारे में जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया, एसएससी गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है। इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट होती है दोस्तों, साल में एक बार होती है, एसएससी सीजीएल करके। इसके अलावा इसमें एक और पोर्शन एग्जाम आती है जिसको हम सीएचएसएल बोलते हैं। सीएचएसएल जो होती है ये हायर सेकेंडरी लेवल पे होती है, यानी 12th के बाद होती है, 12वीं के बाद। और इसके अलावा इसमें एक और एग्जाम होती है, दैट इज कॉल्ड 10th के बेसिस पे एमटीएस। एमटीएस कैसी होती है, ये थोड़ा ग्रेड डी ऑफिसर की टाइप का, ग्रेड डी कैटेगरी की पोस्ट होती है, थोड़े लोअर कैटेगरी की पोस्ट होती है, लेकिन ये सिर्फ इसका एलिजिबिलिटी 10th होता है। लेकिन मैं जो बात करना चाहूंगा ग्रेजुएट लेवल और सीएचएसएल लेवल पे, अगर आप इन दो एग्जाम्स को तैयारी करते हैं ना, तो इनके अंदर भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त पोस्ट हैं, बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आप इन दोनों एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, दोनों साल में एक एक बार होते हैं। एसएससी सीजीएल जो होता है, जो अमूमन होता है, जो मिड में होता है, यानी मई और जून के आसपास होता है, और सीएचएसएल जो होता है लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में होता है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। ठीक है। तो हर साल इनके फॉर्म्स निकलते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी इनके अंडर में कवर की जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू वर्क विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ओके। इनके लिए भी क्राइटेरिया वही है, सेम क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर पे स्केल बहुत रेफर करता है, बहुत वेरी करता है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट भी हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये जो बड़े लेवल के पोस्ट है। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर सेक्रेटरीट अगर आपको मिलता है, किसी भी इसका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का या रेलवे मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट मिलता है अगर आपको, तो उसके अंदर जो पोस्ट, इसकी जो सैलरी रहती है वो तकरीबन 70 to 80,000 तक जाती है, 70 to 80,000। इसके अलावा जो इसके असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, इसके अंदर टैक्स असिस्टेंट होता है, इसके अलावा इसमें पोस्टल असिस्टेंट होता है। इनकी सैलरी तकरीबन 50 से लेके 60,000 तक वेरी करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। और इसके बाद जो सबसे लोअर से लोअर पोस्ट भी होती है, यूडीसी एलडीसी बोलते हैं इनको, लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क, इनकी भी जो सैलरी रहती है दोस्तों 30,000 से 40,000 तक वेरी करती है। तो यानी इनके अंदर भी जॉब्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, और सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर है तो 100% सिक्योर्ड जॉब है, जबरदस्त जॉब है। इनके लिए भी पढ़ने के लिए यही 4 सब्जेक्ट है जिनकी तैयारी करनी होती है, मैथ्स, लॉजिकल, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा पोर्शन जो जुड़ जाता है वो है जीएस पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, ये चीजें आ जाती हैं, तो इसके अंदर ये भी पढ़ना पड़ता है। बैंकिंग में वो नहीं है, बैंकिंग में सिर्फ करंट अफेयर है पिछले 5-6 महीने का, लेकिन एसएससी में उसके साथ साथ करंट जीएस पोर्शन भी आ जाता है। तो ये सारी प्रिपरेशन आप मेंटेन कर सकते हैं, दोनों प्रिपरेशन को साथ भी कर सकते हैं, कई सारे बच्चे करते हैं, बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों को साथ में तैयारी करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। इनके लिए भी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन ही है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर आल्सो में अप्लाई फॉर इट। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपसे बात की है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तैयारी कैसे करना है, किस तरह से करना है, अगर आपको किसी भी तरह का पर्सनल गाइडेंस रहेगा, विजय सर के पास मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप उनसे ले सकते हैं, और मैं पूरी तरह से उसको, और हाँ, और किसी बच्चे को जुड़ना है हमारे साथ में तैयारी के साथ में, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है एफटी एकेडमी, मेरी कोचिंग के नाम से, जहां पे मैं फ्री लेक्चर लेता हूँ, डेली बेसिस पे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरे पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना है, तो मैं अनअकैडमी से एसोसिएटेड हूँ, तो आप मेरे से उस कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसमें कोई प्रमोशन वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जिसको गाइडेंस के तौर पर जुड़ना होगा, दे कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली थ्रू विजय सर। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर आपको सजेस्ट करें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है। मैं कई लोगों को पर्सनल करियर काउंसलिंग भी दे सकता हूं, अगर किसी को लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा भटके हो, क्योंकि मैंने भी बहुत अलग अलग जगहों पे जाके एक्सपीरियंस किए,
मैंने पहले बीएससी लिया था, बीएससी के बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद प्राइवेट में जॉब किया 4 साल, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की तैयारी किया, मैंने बैंकिंग की भी तैयारी किया, उसमें भी काम किया, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कहाँ डिफिकल्टी आती है, कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है whenever we are choosing our career, ओके। तो वहां पे चीजों को आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो यही बात है कि हमने भी बहुत सारे फेल्योर लाइफ में देखे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट रहा है जिसकी वजह से हमें भी सक्सेस मिली है। तो मैं यही आशा करता हूं अगर आप लोग भी कंटिन्यूअस रहेंगे अपने एफर्ट्स में, आप लोगों को भी अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए आई थिंक काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है विजय सर? यस सर। यस, तो थोड़ा ओपन करते हैं डाउट्स के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी को डाउट है कुछ भी पर्सनल एनीथिंग यू कैन आस्क मी। कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील आपला माईक त्याने चालू करून कृपया प्रश्न विचारा। श्रेयस सर, मुझे पूछने का है। हाँ सर बोलिए ना श्रेयस सर। हाँ सर, मैंने ये दिया था, मैंने IBPS PO दिया था। ओके मेरा 0.25 मार्क्स से मेरा मैथ्स रह गया था, ओके ओके क्लियर हो गया था मेरा। तो मैथ्स में मुझे वो था ना, जैसे कि अपना ये अप्रोक्सीमेशन, उसको कैसे इजी करने का है, उसका कोई ट्रिक है क्या? देखो कैसा होता है दोस्त, मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें जो होती है ना वो पढ़ के समझ में आएंगी। मैं बता सकता हूँ कैसे कर सकते हो ये ट्रिक, यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। ओके। देखो आईबीपीएस के लिए अगर आप तैयारी करो, मैथ्स मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, ये आपकी अच्छी बात होगी कि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। देखो मैथ्स अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना कैलकुलेशन खुद से बनाओगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती है। मैं भी कोई मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त, तो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट मैथ्स में देखने को मिलता है। प्रैक्टिस के लिए करना क्या है, डेली टेबल याद करनी है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, थोड़ा बहुत परसेंटेज कन्वर्जन जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर खेलना है बस। अपने आप मैथ्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और सबसे बेहतर तरीका है, कल से ना मैं अपना एक बैच शुरू कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री बैच है, 2 बजे दोपहर को। मेरा चैनल है एप्टी एकेडमी, वहां आइएगा। कल से मैं बेसिक IBPS PO के लिए शुरू कर रहा हूँ नया बैच, मतलब प्रेशर, मतलब थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो आप वो फॉलो करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें, ट्रिक्स वगैरह सीखने को मिलेंगी। फ्री है वो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं। ओके, थैंक यू सर। कल से ही शुरू कर रहा हूँ, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कल से 2 बजे मैं अपना यूट्यूब से सेशन शुरू कर रहा हूँ, तो लाइव जुड़ सकते हैं। एप्टी एकेडमी, सिर्फ नाम सर्च करना है आपको और आपको यूट्यूब चैनल मेरा मिल जाएगा। अगर लगेगा तो मैं लिंक विजय सर को दे दूंगा। FTAPTI Academy, ACEDAMY, यस FTAPTI FT Academy, इट्स एप्टी एकेडमी, APTI ACADEMY, एप्टी एकेडमी, FT Academy। सर कितने बजे सर कल? सर कल दोपहर 2 बजे से शुरू कर रहा हूँ। ओके ओके सर, फ्री है, फ्री है हाँ ये? पूरी तरह से यूट्यूब पे है सर, फ्री लेक्चर है। ओके सर, ओके। का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसके लिए तैयारी शुरू करवा रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, सुनाई दे रहा है, बोलिएगा। हाँ, आपका एकेडमी बम्बई में नहीं है? सर बम्बई में नहीं है, पुणे में ही है हमारा। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन के थ्रू जुड़ सकते हैं सर, ऑनलाइन के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड की वजह से ऑफलाइन सेटअप अभी ऐसे भी हाँ पॉसिबल हाँ हाँ, नहीं है। ओके ओके। तो अगर अनअकैडमी पे जुड़ना है, अनअकैडमी पे लाइव पढ़ सकते हो, मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हो, घर बैठ के आप पढ़ सकते हो कहीं से भी। ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अगर अपने बाकी लोग अगर माइक्रोफोन बंद करें तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी भी तरह का सवाल, अगर आपको जानना है कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से बढ़ना है, अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। हेलो यस, हेलो मैम। सर, मैं पूजा बात कर रही हूँ। कहाँ मैं एक से? आईटी प्रोफेशनल। कहाँ से? पूजा फ्रॉम पुणे। पुणे ओके। से। ओके मैम, बोलिएगा। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशन के साथ मतलब कोई पोस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं बैंकिंग में, और कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ मैम, बता देता हूँ। देखिए, जो आईटी प्रोफेशनल रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट निकलती है, दैट इज कॉल्ड आईटी ऑफिसर। ये जो पोस्ट होती है, ये बैंकिंग में भी निकलती है, आईबीपीएस के अंडर भी निकलती है, एसबीआई में भी निकलती है, इवन इंश्योरेंस में भी निकलती है, एलआईसी, इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, सभी में निकलती है। इनके लिए जो क्राइटेरिया रहता है या स्ट्रक्चर जो रहता है, इसके अंदर मैथ्स रहता है, आपको इंग्लिश रहता है और लॉजिकल रीजनिंग रहता है, और एक अपना आईटी ऑफिसर का जो आपका सब्जेक्ट होता है, आईटी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होता है वो रहता है, प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट। इसके लिए तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अभी आईबीपीएस एसओ का रिक्रूटमेंट दिसंबर के आसपास आता है, मतलब ऐसे तो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आ जाता है, दिसंबर में या जनवरी में उसका एग्जाम रहता है, ठीक है। तो वो तैयारी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम चीज है, स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर वही है, प्लस आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना पड़ता है वो आईटी का प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। तो आप जॉब अगर कर रहे हैं तो वो जॉब से रिलेटेड चीजें ही पूछते हैं, और थोड़ा बहुत आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, अपना जो भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्लस टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्त। मैम किस तरह से कर सकते हैं कि आप आजकल है ना, देखिए अब चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, प्लस ऑनलाइन। ऑनलाइन आजकल बेस्ट मीडियम है। आप घर बैठे, क्योंकि जॉब वालों के लिए क्या होता है, आने जाने में समय भी बहुत वेस्ट होता है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं। और आईटी ऑफिसर का पोस्ट भी बिल्कुल प्रोबेशनरी ऑफिसर के लेवल का होता है और बढ़िया रिक्रूटमेंट के साथ है, वो कर सकते हैं मैम। उसके लिए तकरीबन जो रिक्रूटमेंट निकलता है वो थोड़ा काउंट में कम होता है, लेकिन अवेयरनेस कम है उसका, तो इस वजह से सिलेक्शन का रेशियो अच्छा रहता है। हर साल आईबीपीएस एसओ का यानी आईटी ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट रहता है, तकरीबन 350 से 400 आईबीपीएस के थ्रू किया जाता है तकरीबन। तो बड़ा रिक्रूटमेंट होता है, अच्छा रिक्रूटमेंट होता है। ओके, थैंक ओके। यू सर। और अगर आपको कुछ भी और डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए रहेगा, आप आईबीपीएस की साइट पे जाइए, वहां पे एसओ का प्रॉपर नोटिफिकेशन रहता है, आप पढ़ के देखिए। नहीं समझ में आता है तो विजय सर को मैं अपना कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, आप आगे वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको गाइड कर दूंगा उस चीज में। IBPS.in साइट है, उसके Okay. ऊपर आपको एसओ का रिक्रूटमेंट दिखेगा, आईबीपीएस एसओ, एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ओके ओके। ठीक है। तो इसके अंदर आपको पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मिल जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे डाउट है वो क्लियर होंगे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सर मेरे मन में एक सवाल है। हाँ सर, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, है ना, जैसे मतलब मान लो कि हमारे मंत्रालय में सेक्रेटरी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो वो Yes, तो आईएएस होने के बाद में होते हैं ना। तो ये Correct. रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं या डिप्टी गवर्नर जो होते हैं, तो ये किस एग्जाम के थ्रू मतलब वहां तक जाते हैं, ऐसा क्या है? देखिए, इंडियन गवर्नर रेवेन्यू सर्विस के तरफ से जाते हैं। करेक्ट नहीं सर, कैसा होता है, ये जो गवर्नर का पोस्ट रहता है ना, जनरली इसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिक्स करती है। इसका एक पैनल, सिलेक्शन का एक पैनल होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर मतलब अपोजिशन के लीडर, जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं वो रहते हैं, प्लस आरबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, जो इसकी डायरेक्टर बॉडी होती है वो होती है गवर्नर को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर अभी तक की हिस्ट्री ये रही थी कि अभी तक जितने भी हुए थे, जो भी हुए थे, आईएएस आईआरएस कैडर्स के ही थे। रघुराम राजन सर आए थे, वो इसमें नहीं थे, वो बाहर से थे, वो फॉरेन में पीएचडी होल्डर को पढ़ाया करते थे, वहां से उनको लाया गया था। तो गवर्नर का पोस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंचना है, डेप्यूटी गवर्नर तक, तो उसके लिए एक एग्जाम होती है सर, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। आरबीआई ग्रेड बी एक ऑफिसर एग्जाम होती है हर साल। ये एग्जाम कौन दे सकता है? लेकिन ये एग्जाम सर, कौन ये दे सकता है? एग्जाम ग्रेजुएशन के बेसिस पे होती है। इसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि थ्रू आउट 60% होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन, और एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई इट। इसके लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन अलग से नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप बीए से पढ़े हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, एनी क्राइटेरिया विल वर्क फॉर इट। और ये हर साल होती है एग्जाम। तकरीबन इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट निकलता है, 150 से 200 वैकेंसी निकलती है एवरी ईयर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए। और इसका जो पे आउट रहता है तकरीबन 18 लाख रुपए इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है सर, आरबीआई ग्रेड बी। लेकिन कंपटीशन टफ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है पढ़ने का वो थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये प्रीलिम्स में आते हैं, और इसका जो मेंस एग्जाम रहता है, मेंस एग्जाम, मेजर जो एग्जाम, उसके अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज करके एक सब्जेक्ट होता है, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं।
तो ये 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आरबीआई ग्रेड भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर, तो इसके थ्रू जा सकते हैं। ये इसमें आरबीआई ग्रेड भी के जो लोग प्रमोट हो के डिप्यूटी गवर्नर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल हमारे डिप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य सर, वो भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने थे और वो डिप्यूटी गवर्नर तक गए हैं। सर और मेरा एक सवाल है, बहुत हाँ, दिनों से है, जैसे ये आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये जो बैंक है एचडीएफसी, तो करेक्ट। इनका रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? मैं हमेशा मैं एसबीआई की रिक्रूटमेंट देखता हूँ कि पेपर में आया है, यस, लेकिन मैं कभी ये आईसीआईसीआई में कभी रिक्रूटमेंट है, एक्सिस बैंक में कभी रिक्रूटमेंट है, या इनका रिक्रूटमेंट मुझे कभी दिखाई नहीं देता। सर इनका रिक्रूटमेंट कैसा होता है सर? इनका रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है, इनका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट अपने रिक्वायरमेंट बेसिस पे जब चाहिए उठा लेते हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू उठाते हैं, एमबीए कॉलेजेस से प्लेसमेंट के थ्रू उठाते हैं, बीबीए कॉलेजेस से प्लेसमेंट्स के थ्रू उठाते हैं। इसके अलावा इन लोगों का खुद का एक मणिपाल यूनिवर्सिटी से टाई अप प्रोग्राम होता है, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का और एक एचडीएफसी का तो नहीं होता है, बाकी इन 2 बैंक्स का होता है। मणिपाल के थ्रू इनका टाई अप रहता है, तो वहां से ये लोगों को ट्रेन करते हैं और वहां से उनको हायर करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है सर, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो ये उस तरह से प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इनमें हायरिंग एंड फायरिंग बहुत तेज होती है और वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, वर्क प्रेशर भी बहुत। तो मैं तो पर्सनली किसी को प्राइवेट बैंक के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन मैनी ऑफ द माय स्टूडेंट जो प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं और छोड़ छोड़ के वापस आते हैं। तो एंट्रेंस लेवल पे वर्क बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, और वो मतलब बैंकिंग से ज्यादा सेलिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो एक चीज हो जाती है। तो इनका रिक्रूटमेंट मिलता है, मतलब ऐसा, ये वैसा रिक्रूटमेंट नहीं है कि न्यूज़पेपर में निकालेंगे, नहीं, ये ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट वैसा नहीं करते जिस तरह से गवर्नमेंट करती है। ये तो बस इनको जब रिक्वायरमेंट लगी फलाना ब्रांच आज खुल रहा है, तो उसके आसपास के कंसल्टेंसी को बता देंगे कि हमें ये तरह का रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वहां से लोग उसको हायर करवा देते हैं। तो ये तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं। तो वो एजेंसी कौन सी है कि जहां ये डिमांड मांगते हैं कि हमको कैंडिडेट दो? जैसे पुणे की बात करिए, मुंबई की बात करिए आप। सर वो कैसा रहता है इनके, जैसे अभी देखिए आपने सुना होगा 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं, टाइम्स प्रो करके एक इंस्टीट्यूट है, टाइम्स प्रो नाम अगर सुना होगा तो। ये लोग यही करते हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनसे टाई अप रहते हैं इनके। ये लोग क्या करते हैं, खुद आप देखिएगा, आपको है ना न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड मिलेगी, प्राइवेट में काम करना है तो इसमें बैंक का नाम नहीं होगा, वो टाइम्स प्रो ऐसे करके एजेंसीज हैं ये लोग, ये न्यूज़पेपर में रेगुलर ऐड देते हैं। इनका एक कोर्स रहेगा, वो पहले आपको कोर्स करवाएंगे, तकरीबन 15-20 हजार, कोई 40 हजार, डिपेंड ऑन द पोस्ट क्या है, उसके हिसाब से पहले वो 5 महीने 4 महीने आपको ट्रेन करेंगे बैंक के हिसाब से, और उसके बाद फिर आपको बैंक में रिक्रूट करेंगे। तो ये एजेंसीज काम करती है। टाइम्स प्रो है, हमारा भी 2-3 कॉन्टेक्ट है ऐसी इंस्टीट्यूट से, जो पुणे में, डेक्कन में 2-3 जगहों पे है ये, काफी जगहों पे मतलब ये काम करते हैं, और इनका न्यूज़पेपर वगैरह में रेगुलर ऐड रहती है, तो वो वहां से बच्चे प्राप्त करते हैं। हेलो, सैलरी का काफी डिफरेंस पड़ता है लेकिन इन बैंकों में, उन बैंकों में? सर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क कैसे पड़ता है। कैसे थोड़ा बताइए। सर मैं बताता हूँ, प्राइवेट बैंक्स में क्या रहता है सर, इनिशियल लेवल पे इतनी सैलरी नहीं रहती है, लेकिन जिस तरह से उसमें हायर लेवल पे आप जाते हो ना, तो सैलरी बहुत रहती है। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है सर, पर्क्स होते हैं। गवर्नमेंट कभी भी अपने पे आउट एम्प्लॉय को सैलरी के तौर पे नहीं देती है, वो पर्क्स देती है। जैसे मैंने बोला था, हाउस रेंट बैंक पे करेगी, उसके बाद अलाउंसेस देगी। प्राइवेट ऐसा नहीं करता है। प्राइवेट क्या करता है, आपको हाई सैलरी पकड़ा देगा, आपको मुंबई में पोस्टिंग है, आप मुंबई में रहेंगे, आप भी मुंबई में काम करते हैं, अभी आप भी शायद सेक्रेट में काम करते हैं, तो आपको रहने का, अगर आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन बेयर करता होगा, अब मान लीजिए वो बेयर ना करे, आपको खुद को मुंबई में रहना पड़े, तो मुंबई में 1 BHK तक 30 से 40 हजार रुपए कॉस्ट करता है सर, मिनिमम। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सैलरी के तौर पे दे देते हैं, इसलिए उनके पैकेजेस बहुत हाई दिखते हैं, बहुत हाई दिखते हैं। लेकिन अगेन वर्क प्रेशर बहुत रहता है सर, मतलब मैंने खुद ने देखा हुआ है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। अगर आप उतना टॉलरेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी जगह है पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगेन वहां पे क्या बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी जैसी चीज नहीं रहेगी, वो एक चीज है सर। सर मेरा और सवाल है, लेकिन मैं पहले गणेश भार्गव जी से कहूंगा कि वो अपना वीडियो बंद करे। गणेश भार्गव जी, क्योंकि वो पूरी दुनिया उनको देख रही है, उनके घर का छत दिख रहा है। गणेश भार्गव जी, आपका वीडियो कृपया आप बंद कर दीजिए। आप फेसबुक, क्योंकि मेरे पास में अभी लाइव जूम की मीटिंग भी चालू है और फेसबुक लाइव भी देख रहा हूँ मैं, तो आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं यहाँ पे। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए गणेश जी प्लीज। किया सर, सॉरी। नहीं, अभी चालू है आपका वीडियो, बंद नहीं हुआ है। सर मेरा अगला सवाल ये था कि ये कौन कौन सी बैंक है ऐसी, और जो मतलब गवर्नमेंट की बैंक कौन सी और ये प्राइवेट बैंक कौन सी, जरा बताइए थोड़ा सा। हाँ मैं बता देता हूँ सर, सबके नाम नहीं बताए तो चलेगा, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सर। गवर्नमेंट के जो बैंक्स है सर, जो मेजर बड़े सर बैंक, एक मिनट, गणेश भार्गव जी आपका वीडियो बंद नहीं हुआ है।
सर बताइए। हाँ सर, जो गवर्नमेंट बैंक है, जो बड़े बैंक है, उनके नाम मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आएगा प्राइवेट कौन है, गवर्नमेंट कौन है। गवर्नमेंट बैंक में जो बैंक्स आते हैं, सबसे बड़ा बैंक जो एसबीआई है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक है आपका, कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक। अभी काफी सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं तो नए नए बैंक कई विलय हो रहे हैं, जैसे आंध्रा बैंक, देना बैंक, ये सब विलय हो चुके हैं बड़े बैंक्स में। तो ये सारे गवर्नमेंट बैंक है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो है एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, इसके अलावा आपका ये आईसीआईसी है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है। यस बैंक भी अभी शायद एसबीआई खरीदने वाला है, उसका बातचीत चल रहा है। यस बैंक ने अपने आप को दिवालिया तक घोषित कर दिया था बीच में। तो ये प्राइवेट बैंक्स है सर। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे सारस्वत बैंक हो गया आपका, पुणे जनता सहकारी बैंक आप देखते हैं, ठाणे जनता सहकारी बैंक आप देखते हैं, ये सब कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये आते हैं। तो ये ना तो गवर्नमेंट है ना ही प्राइवेट है, दे आर कम अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये किसी समाज के द्वारा या किसी पर्टिकुलर जो व्यापारी संस्था होती है उनके द्वारा बनाए गए बैंक होते हैं। तो ये बैंक्स होते हैं। हाँ, कोई तो भी सवाल पूछ रहा था। हाँ सर। भैया। यस हेलो। यस मैम, हाँ सर, बोलिए। मैं हर्षदा बात कर रही हूँ नांदेड़ कहाँ से। से? नांदेड़ से। नांदेड़, ओके। यस। ओके हर्षदा जी, बोलिए मैम। हाँ, जैसे कि आपने अभी बोला कि आईटी सेक्टर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, तो उसके ओपनिंग्स कभी निकलते हैं, हाँ हाँ, और उसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानना था, क्योंकि मैं भी एक आईटी सेक्टर से ओके बिलोंग करती हूँ। और ओके हाँ। मैम, बता देता हूँ मैं इसमें होता क्या है। जॉब प्रोफाइल से लेके सारी चीजें मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखिए, आईटी प्रोफेशनल के लिए जो मैंने बताया था, आईटी ऑफिसर करके एक पोस्ट होती है जो लगभग हर बैंक में होती है। आईबीपीएस उसके द्वारा कंडक्ट करता है एग्जाम। आईबीपीएस का ये जो एग्जाम आता है, ये अप्रोक्सीमेट आपको अक्टूबर या नवंबर के बीच में इसका रिक्रूटमेंट आता है और दिसंबर में इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, इसकी जो वर्क प्रोफाइल होती है, वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एज अ सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करना है वो काम नहीं होता, डेवलपर का काम नहीं होता। यहाँ पे आपका जो काम होता है वो देखना होता है कि बैंक, आपको भी पता है आज की डेट में बैंक सारे जो है सीबीएस पे काम करते हैं, सारे बैंक ऑनलाइन काम करते हैं। तो क्या करते हैं बैंक वाले, क्या करते हैं, जो रीजनल ऑफिस होता है उनका, जो जैसे पुणे के अंदर काफी सारे बैंक का रीजनल ऑफिस है, तो उनके कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस एक ऑफिसर के अंडर में दे दी जाती है, ताकि वहां पे अगर सिस्टम का कोई भी गड़बड़ हो रहा है, कोई भी वहां पे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हुआ है या फिर वहां कोई कुछ भी इशू क्रिएट हुआ है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आईटी ऑफिसर की होती है। तो वहां पे जो भी दिक्कत होगी वो उसको देखना रहेगा। तो आपका काम जो रहता है मोर ओवर मेंटेनेंस और इससे रिलेटेड रहता है, प्लस असिस्टेंट देना वहां के लोगों को, ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं उनको ट्रेनिंग देना होता है, कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना है। तो वो सारी ट्रेनिंग्स वगैरह का काम आईटी ऑफिसर का रहता है। तो ये वर्क प्रोफाइल रहता है। ठीक है मैम, इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर रहते हैं बिल्कुल ऑफिसर लेवल के ही रहते हैं, जो मैंने पीओ के लिए बताया, 40 से 50,000 45,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। और यही स्ट्रक्चर जो पीओ के लिए रहता है वही का वही आईटी ऑफिसर के लिए रहता है। ये रहता है। मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग का थोड़ा सा पार्ट आ सकता है, मतलब 20 to 25% आ सकता है। हाँ, बहुत रेयर होता है मैम, बहुत रेयर होता है, महीने में 1-2 बार कहीं आता है बस। ज्यादा से ज्यादा आपको रीजनल ऑफिस में ही रहना है, आप मेन ऑफिस में ही सिचुएटेड रहेंगे। ओके ओके। हाँ, तो बहुत रेयर होता है, मतलब Next. मैंने जितने आईटी ऑफिसर को देखा है, बहुत रेयर ट्रैवलिंग का पार्ट रहता है। ओके, और एक और क्वेश्चन है मेरी साइड से। हाँ बोलिए मैम। अगर डेवलपर की साइड पे अगर मुझे कहीं ढूंढना है जॉब या आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्शन में। बैंकिंग में नहीं मिल पाएगा डेवलपर के लिए। रीजन क्या होता है, बैंकिंग जो भी अपना सॉफ्टवेयर लेती है, परचेज करती है कंपनी के थ्रू, तो ओके डेवलपर खुद के नहीं बनाती है। कभी कोई भी बैंक खुद का सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करेगी ना। ओके तो ओके। जैसे कभी इन्फोसिस या आईबीएम, इनके सॉफ्टवेयर उन्होंने हायर कर रखे हैं। जैसे एसबीआई जो है उनके पास इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, तो वो तो हायर करते हैं वो लोग। तो डेवलपर का तो चांस ही नहीं है बैंकिंग में आना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके, थैंक यस। यू। नेक्स्ट। थैंक यू। Hello. फ्रॉम माय साइड। या हॅलो सर, मी तुषार कुरे बोलतोय, औरंगाबाद. हाँ कहाँ तुषार से? बोलिए। औरंगाबाद. औरंगाबाद। सर मराठी चलेगा? हाँ समझ में आता है सर, सर हिंदी- मुझे पूरा। ओके, बताइए। सर मैं अभी सीए फाइनल में हूँ, मतलब फाइनल ईयर चल रहा है मेरा. ओके। तो एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि सीए करके बैंकिंग में जाना बेटर है या फिर सीए करके आईबीपीएस थ्रू बैंकिंग में जाना. देखो दोस्त, सीए करना है ना, सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, सीए कोई एकेडमिक कोर्स नहीं होता, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। अगर आपको
करियर सीए में परस्यू करना है तो सीए के थ्रू, फिर आईबीपीएस अलग चीज है। आईबीपीएस में तो आप कभी भी जा सकते हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो होगा आपका बेसिकली होगा, तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं आईबीपीएस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है, सीए के लिए चैलेंजेस आज के डेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउडी हो गया ये फील्ड भी। पहले सीए बहुत लिमिटेड होते थे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता था, आजकल ऐसा हो गया आपको खुद से ही अपना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास मनी पावर या फिर इतना पेशेंस है कि आप खुद से करने वाले हैं तो सीए इज अ वेरी गुड फील्ड। लेकिन अगर आपके पास वो सपोर्ट नहीं है या फिर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, देन आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हेलो, यस सर। हेलो सर। मेरी हाँ आवाज, बोलिए, हॅलो, हेलो, बोला। हा सर, मला एक विचारायचं होतं क्वेश्चन की मी आता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग लास्ट इयरला आहे. काय नाव एक सेकंड आपलं, सर रुकिएगा ना, मैं आकाश माझं नाव आहे सर. कुठून बोलताय? मी पुण्यामधून बोलतोय. ओके ओके तर लास्ट इयरला आता मी इंजिनिअरिंग करतोय, लास्ट इयर मेकॅनिकल. तर मी एक डिप्लोमा सेकंड बेसिसवर रुकेंगे, मुझे कोणत्या वॉइस नहीं आ पा रहा है, मैं एक सेकंड में अपना हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ, आई एम नॉट एबल टू हियर। ओके ओके. हेलो, हाँ आकाश, प्लीज आस्क योर Hello? क्वेश्चन अगेन। आकाश, नेक्स्ट। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ बता सकते हैं? 3 टाइम पे लिए 3 टाइम। हेलो, हेलो, ग्रामीण बैंक के बारे में पूछ रहे, ग्रामीण बैंक। हाँ सर, हाँ अभी बोलिएगा सर। सर आप ग्रामीण बैंक के बारे में बता सकते हैं? अभी उसकी वैकेंसी भी आई है। करेक्ट है मैम, बता सकता हूँ मैम, जरूर बता सकता हूँ। देखिए मैम, आईबीपीएस आरआरबी की एक रिक्रूटमेंट होती है, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स हैं जो स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। नाबार्ड उसको मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, नाबार्ड। ओके, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि तकरीबन 6000 ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी आई है, लेकिन इसमें स्टेट वाइज सिलेक्शन होती है। तो जैसे महाराष्ट्र है, इसके अंदर लोकल लैंग्वेज कंपल्सरी होता है, तो इसलिए महाराष्ट्र की जो स्टेट है, तो महाराष्ट्र में 2 ग्रामीण बैंक्स हैं, एक विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और एक है आपकी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, एमजीबी। ठीक है, तो ये दोनों ग्रामीण बैंक्स का रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली निकला है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। कोर्स सिलेबस सब कुछ सेम है जो अदर बैंक एग्जाम के लिए है, बिल्कुल एज इट इज है। हेलो, हेलो सर. आप कहाँ से बात कर रही थी? सर प्रश्नता, मैं उज्जैन से बोल रही हूँ। कहाँ से? एमपी उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश। ओके ओके एमपी से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आप एमपी, हाँ बोल हेलो सकते सर. हैं। यस Yes, sir, आता बोलिए। डिस्कनेक्ट झालता, त्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. ओके तर माझं question असं- हाँ सर, अभी बताइएगा। हॅलो. यस बताइए। हा, माझा क्वेश्चन असा होता, मी आता लास्ट इयर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करतोय. ओके, तर मी डिप्लोमा बेसिसवर कोणत्या एक्झाम्सला अप्लाय करू शकतो? सर डिप्लोमा बेसिस पे जो एग्जाम्स रहती है ना, यहाँ ये एसएससी जेई आपने सुना है? एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर, हाँ हाँ हाँ, सुना है. हाँ वो वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई लेवल पे जो जूनियर इंजीनियर की आती है, एसएससी जेई एक बड़ा रिक्रूटमेंट होता है जो मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए बेस्ट रिक्रूटमेंट है, काफी अच्छे रिक्रूटमेंट उसमें निकलते हैं। तो एसएससी जेई एक बड़ा एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं ऑन डिप्लोमा बेसिस। इसके अलावा स्टेट के काफी सारे रिक्रूटमेंट आते हैं, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। अब मैकेनिकल के लिए, कभी इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए निकालते हैं, तो मैकेनिकल के लिए आपको थोड़ा फील्ड देखना पड़ेगा। जैसे वाटर वर्क्स निकालता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, तो वो स्टेट लेवल के वैकेंसीज होती है। ठीक है ना, तो ये तो जब निकलेंगी तभी समझ में आता है। तो आप इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, जो काफी सारे बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट लेवल पे थोड़ा क्या होता है, मेरा इतना मतलब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, बिकॉज एक तो महाराष्ट्र मराठी में रहते हैं और मैं उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ, तो मैं उसमें शायद अपडेट उतना जल्दी आपको ना कर पाऊँ। हाँ, एसएससी जेई होता है, हर साल होता है, उसके अंदर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्त। सर, साल में कितनी बार उसकी एग्जाम्स वगैरह खुली रहती है? एसएससी जेई की साल में एक ही बार एग्जाम होती है। एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं साल में एक ही बार होते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 फेज एग्जाम होती है, दोनों ही रिटन एग्जाम होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, इस तरह की एग्जाम होती है वो।
और इसमें आपका पूरा डिप्लोमा का सिलेबस कवर किया जाता है, डिप्लोमा का। इसके अलावा रेलवे के आते रहते हैं, रेलवे का जेई भी निकला था अभी लास्ट 2 साल पहले निकला था, 2017 में 18 में सॉरी 18 में निकला था। हाँ, तो रेलवे भी जेई के थ्रू लेता रहता है। जी सर। उसके लिए परसेंटेज ऑल ओवर 60% ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, उनके लिए देखो गवर्नमेंट की मैक्सिमम वैकेंसी जो होती है उनके लिए ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। केवल आरबीआई ग्रेड भी एक ऐसी एग्जाम है जिसके लिए क्राइटेरिया, बाकी किसी एग्जाम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। और सर उसके लिए एज रिलैक्सेशन क्या है? एज रिलैक्सेशन कैसा रहता है सर? देखिए जेई के लिए जनरली जो एज का क्राइटेरिया है वो 30 ईयर का ही है, 30 ईयर के लिए रहती है। ठीक है, इसमें प्लस वही ओबीसी है तो प्लस 3 ईयर और एससी एसटी है तो 5 साल। तो वो तो गवर्नमेंट का सबके लिए सेम क्राइटेरिया है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। यस हेलो मैम। यस मैम बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिएगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नाम बताइए आपका। लोकेश सर के लिए क्वेश्चन था, जो आईबीपीएस के एग्जाम्स होती है पीआरओ के, जो पीओ के, तो उसमें जो इंटरव्यू होता है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। बताता हूँ मैं सर। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, रिक्रूटमेंट जो होता है इसके अंदर 3 प्रोसेस है इंटरव्यू के लिए, पीओ के लिए। इसमें 2 फेज रिटन एग्जाम के होते हैं, एक फेज जो होता है इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू के लिए कैसा रहता है, उसमें वो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। और इंटरव्यू का जो मेन पर्पस है वो ये रहता है कि आपको जॉब का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किस तरह का जॉब रिक्वायरमेंट है आपका, ठीक है, वो चेक करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका कम्युनिकेशन। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, चाहे आप इंग्लिश में बात करें चाहे आप हिंदी में बात करें, आपका कम्युनिकेशन जो स्ट्रांग होना वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो चेक करते हैं वो लोग। ठीक है, और इसके अलावा वो आपकी काम करने का जो मतलब आप क्यों बैंक में आना चाहते हैं, आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े समय के लिए आना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं दोस्त। इसमें नॉलेज इतनी चेक नहीं करते हैं, मैं फ्रेंकली बताना चाहूंगा। नॉलेज इन द सेंस, क्योंकि आप इतना बड़ा रिटन एग्जाम क्रॉस करके आते हैं तो नॉलेज पे उनको कोई डाउट नहीं होता है। इंटरव्यू टोटली वो ये चेक करने आते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है ज्वाइन करने का दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, उनके लिए 2 चीजें बहुत ऊपर होती है। सबसे पहला, एक आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, प्लस दूसरा जो आपका ज्वाइन करने का इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, या फिर आपका बैंकिंग का हो, उनके अंदर नॉलेज को थोड़ा साइड में रख के आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक। सर इंटरव्यू में कोई मार्क्स भी होते हैं ना, फिर मार्क्स देते हो तो फिर उसके कोई मार्क्स देते हैं आपको। देखिए वो क्या करते हैं, वो आपको एक मार्क्स देते हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है इसमें जो प्रोसेस ऐसी होती है कि 80% जो वेटेज होता है आपका वो रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, और 20% वेटेज आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के मार्क्स क्लब होकर आपका फाइनल एक सिलेक्शन लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो वो आपको जस्ट एक मार्क देते हैं, लेकिन वो मार्क्स अच्छे होने चाहिए, नो डाउट, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके सिलेक्शन में। जो चीजें मैंने आपको बताई कि आपको ना इसके लिए जाते समय एक 2 चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान में रखना है वो यही है कि आप एकदम ईमानदारी से अपने आप चीजें रखें, बातों को घुमाए ना, क्योंकि कई बार कैसा है, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, लोग है ना क्या करते हैं, अपनी चीजों को ढकने छुपाने की कोशिश में गलत गलत बोलते चले जाते हैं। बस इंटरव्यू में इन चीजों का ध्यान में रखना है, वो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे मार्किंग करते हैं। ठीक है, चलिए और पूछना चाहते हैं और कुछ? नेक्स्ट लेडीज। हॅलो. येस. सर भार्गवजी बोलतोय. हा, कुठून? हॅलो, नगरवरून बोलतोय, नगरवरून. अहमदनगर. सर बोलिएगा सर। सर एक कमेंट आ रहा है मेरे पास, सर एक कमेंट आ रहा है, उनका भी एक अच्छा एक प्रोसेस है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा, जिसका डाउट है प्लीज 2 मिनट रुक जाएंगे तो मैं बात करता हूँ। एक कमेंट आया है सर हमारे पास, चंद्रकांत है वो, उन्होंने लिखा है कि वो भी अभी एसबीआई पीओ सेलेक्ट हुए, तेलंगाना स्टेट में है वो। हेलो सर, आई एम चंद्रकांत सर स्पीकिंग। हाँ चंद्रकांत सर, आपका मैसेज देखा मैंने अभी। यस या ठीक है सर, बोलिए। हाँ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। थैंक यू, अच्छा सवाल दिया आपने, उसी पे बात करता हूँ मैं। या ओके सर, इससे पहले मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ सर। हाँ सर बोलिएगा ना सर। या मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, चंद्रकांत फ्रॉम तेलंगाना।
सर ओके मैं भी ओके यूट्यूब चंद्रकांत, चैनल देख के प्रिपेयर हुआ हूँ सर। मैं कौन से कोचिंग ओके नहीं गया अभी तक। या ग्रेट सम यूट्यूब क्लासेस लाइव है ना सर, लाइक अन अकेडमी एंड अड्डा 247 महेंद्र गुरु। यस यस सर ये यूट्यूब चैनल देखकर प्रिपेयर हुआ सर। presently working in State Bank of India clerical and recently selected for Canara Bank PO. ग्रेट सर ग्रेट, बहुत बढ़िया। Yeah, I also आपने preparing कितने for समय प्रिपेयर किया, कितना sir समय लगा 3 सर आपको? months. Sir 3 months for SBI, 6 months for PO sir. Only ग्रेट 3 to 4 hours per day. ग्रेट ग्रेट। Yeah तो sir, देखिए आप and लोगों के सामने एक बड़ा एग्जांपल है recently जो one more thing sir, same यही related पे गया है, recently selected for preliminary exam UPSC. ओके या यूट्यूब पे चैनल देख कर ही प्रिपेयर हुआ सर। किस लिए बोल रहा हूँ बोले तो थोड़े जने चाहते हैं कि आई डोंट नो बट आई एम सेइंग वेट सर। यस सर, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ इस चीज के बारे में। चंद्रकांत जी हैं जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने अपना एक कंसर्न रखा है, बढ़िया वैलिड कंसर्न है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए आजकल है ना, ये जो इन्होंने कंसर्न रखा है कि ये भी अभी SBI सेलेक्ट किए थे क्लरिकल एग्जाम, और इन्होंने रिसेंटली IBPS PO सिलेक्शन लिया एज अ कैनरा बैंक PO, और इन्होंने जो प्रिपरेशन की थी वो यूट्यूब चैनल्स के जरिए की थी। तो देखिए आप अपने घर बैठे, ये जरूरी नहीं कोचिंग हर किसी को रिक्वायर्ड हो, बिना कोचिंग किए भी यूट्यूब के जरिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगेन वही चीज होती है, इसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यूट्यूब जितना हेल्पफुल रहता है उतना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन का भी मीडियम बन जाता है। तो कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करके बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चैनल जो है अभी फिलहाल जो पढ़ाते हैं वो वाईफाई स्टडी है, अन अकेडमी है, जो फ्री यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक अड्डा 24/7 है, ऑलिव बोर्ड है, ग्रेडअप है, ये काफी सारे यूट्यूब चैनल है जो एक सीरीज से आप लोगों को प्रॉपर कोर्सेज के जरिए फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इनके जरिए और प्लस कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स इन द सेंस टेस्ट सीरीज परचेज करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यूट्यूब के जरिए भी पढ़ा जा सकता है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। यस नेक्स्ट कोई नेक्स्ट? हेलो हाँ यस नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हेलो यस विचारा। हाँ सर नगरोड बोलतोय, बोलिएगा। नगरोडला बोलतोय बार्देचे। बोला। हॅलो सर रिकव्हरी ऑफिसरसाठी गव्हर्नमेंटच्या काय रिक्वायरमेंट असतात का वॅकंट, त्यासाठी काय करावं लागेल? हेलो सर आवाज नहीं आ पा रहा है मुझे। हाँ सर आवाज येतोय का? हेलो बोला बोला। हाँ बार्देचे बोलतोय नगरवरनं। हेलो यस हाँ रिकव्हरी ऑफिसरसाठी गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये काय वॅकंट असतात का? त्यात कधी निघतात वगैरे किंवा त्यासाठी काय करावं लागेल? सर एक सेकंड रुकना सर, मेरे इसमें आवाज बहुत कम हो गया है। वेट, मुझे आवाज नहीं समझ नहीं सर, उनकी आवाज ही प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ वो हेलो, इसी वजह से हेलो। हो रहा है शायद। हाँ उनकी आवाज आपका आ रहा है प्रॉपर नहीं मुझे आ पर रही। उनका नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोला। हाँ सर बार्देचे बोलतोय नगरवरनं। हेलो यस हाँ रिकव्हरी ऑफिसरसाठी गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये काय जॉब वॅकंट कधी निघतात? आपल्याकडे व्हेजिटेबल म्हणून एक प्रोडक्ट आहे 8 दिवस माझं ऑपरेशन आहे सर उनकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही उनकी। नेक्स्ट कोई नेक्स्ट है? आणि 8 दिवस अगदी फ्रेश मध्ये जर कोई next? ओव्हर थोडं वेळ फ्रेश होणार पुढच्या वेळी मी आम्ही नक्की पाठवेन चांगलं आहे। थँक्यू बेटा। वेट सर माईक चालू आहे कोणाचं रे? माईक चालू आहे कोणाचं? काय लागलंय? जेवत होतो ना चांगले बनवले ना एकदम गोड। माईक म्यूट करायला सांगा कोणाचा चालू आहे, आवाज येत नाहीये। सर माईक मुझे ही म्यूट बहुत करायला सांगा। मेरी आवाज आ रही है क्या सर आपकी? हेलो हाँ बोला। सर आवाज येतोय का? हाँ बोला। सर माईक म्यूट करायला सांगा। ते व्हेजिटेबलचं सांगत होते मॅडम। गणेश बोला। आवाज हेलो हाँ बोला बोला। हाँ सर बार्गेचे बोलतोय नगरवरनं। हाँ आता येतोय आवाज, बोला। हाँ हाँ रिकव्हरी ऑफिसरसाठी गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये वॅकंट असतात का?
रिकवरी ऑफिसर ऐसा कुछ पोस्ट बैंकिंग में नहीं होता है, गवर्नमेंट बैंक में नहीं होता, वो प्राइवेट बैंक का काम है रिकवरी का। गवर्नमेंट में क्या होता है, जो ऑफिसर होते हैं जो प्रमोटेड होते हैं रिसेंटली, उन्हीं को रिकवरी के लिए लगाया जाता है। बैंक सर मेरा डीआरएस हेलो। हाँ सर बोलिए ना, बोलिए। हाँ डीआरए लाइसेंस है मेरे पास, तो बैंक से कैसे काम मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा? सर ये नॉलेज मेरे पास में नहीं है, क्योंकि ये आजकल क्या होता है, ये जो रिकवरी का काम है ना, आजकल इन्होंने थर्ड पार्टी कर रखा है मैक्सिमम। तो अभी ये डायरेक्ट बैंक के अंदर कोई रिक्रूटमेंट इस तरह का नहीं निकलता है। इसके लिए आपको रीजनल ऑफिस जो भी होते हैं, जैसे भी आप नगर में है तो नगर में आरबीओ है, रीजनल ऑफिसर है, एसबीआई का भी है और कुछ एक बैंक का भी है, तो आप वहां जाके एक बार थोड़ा पता कर सकते हैं कि उनका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं आउटसोर्स किया जाता है, ठेके की तरह से चलाया जाता है ये काम, तो ये प्रॉपर कोई रिक्रूटमेंट सॉर्ट ऑफ नहीं होता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, वेलकम। ओके ओके, थैंक यू। और कोई है, किसी का डाउट रहेगा? लास्ट क्वेश्चन यूट्यूब चैनल ओके। अच्छा सर, मैं ही आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी। हाँ सर बोलिएगा। मेरे 2-3 आपका नंबर आप दे दीजिए सबको, चलेगा? इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट हाँ माइंड। सर, कोई दिक्कत बिल्कुल सर, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ सर, मेरा नंबर है 937 33 971। सर प्लीज रिपीट। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स 937 33 971। एक सेकंड, किसी का हेलो हेलो सर, मैंने टाइप कर देता हूँ सर, मैं टाइप हाँ सर, टाइप करके आपने दे दिया है ना? ठीक है सर। नहीं, मैं टाइप कर देता हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, आप यस सभी लोग चैट ऑप्शन में देख, चैट ऑप्शन में सब दिख जाएगा। यस सर। 9373 66 971। यस सर, यस सर, यस सर। सर रुक जाए हम? यस सर, चलेगा सर। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे बात करता रहूंगा। हमारे समाज में जब भी किसी को बैंक के सिलसिले में कोई मदद लगेगी तो मैं जरूर अवश्य आपका नंबर उसके साथ में शेयर करूंगा, और आशा करूंगा कि आपसे उससे निश्चित रूप से कभी भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और हमें जो आपने ये मीटिंग कंडक्ट की है, हमें ये यूनियन बैंक में ऑफिसर है, वो भी बहुत ही अच्छे, वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकेश शर्मा सर, मैं आपको भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ, और आज का ये सेशन आपकी अनुमति से खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर, और सबका धन्यवाद। वेरी थैंक्स लोकेश शर्मा सर, अमेय तरवटे सर, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। रेकॉर्ड केलेली मीटिंग अगोदरच आपण मीटिंगचं ऑप्शन होतं ना आपलं रेकॉर्डचं, बघा बरं। अभि दादा बंद करून दे।